जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग पॉलिटी यानी कि भारतीय संविधान से प्रैक्टिस सेट नंबर 18 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले साथियों आपका टोटल 17 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है। अगर आपका ये सब प्रैक्टिस सेट छूटा हुआ है तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आपको मैसेज करना है, आपको जानकारी मिल जाएगा। तो चलिए, शाम के 7:30 बज चुके हैं, फटाफट से आप लोग लाइव चैट के साथ जुड़ जाइए। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, विदेश में घूमने का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या फिर ऑप्शन ई उपर्युक्त सभी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए, इनमें से कौन मौलिक अधिकार नहीं है। और देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर करना है, जिससे कि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो यहाँ पर देखिए, समानता का अधिकार ये आता है आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक में, जो कि क्या है, मौलिक अधिकार है। विदेश में घूमने का अधिकार ये आर्टिकल 21 के अंतर्गत में आता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये आर्टिकल 23 और 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक में है, और ये सब के सब क्या है, मौलिक अधिकार है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। मौलिक अधिकार को यूएसए के संविधान से लिया गया है और इसे भाग 3 में रखा गया है। ठीक है, किस भाग में रखा गया है? भाग 3 में। भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, मौलिक अधिकार के रक्षक के रूप में कौन कार्य करता है? और साथियों, कल आपका संडे था, इसलिए क्लास ऑफ था। चलिए बताइए, मौलिक अधिकार के रक्षक के रूप में कौन कार्य करता है? तो आप सभी जानते हैं, अगर आपका मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप लोग यानी कि हम सभी आर्टिकल 32 के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर। और आर्टिकल 226 के तहत मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर हम सभी कहाँ जा सकते हैं? तो हाई कोर्ट, यानी कि 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो मौलिक अधिकार के रक्षक के रूप में कौन कार्य करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आपातकाल में नागरिकों के मौलिक अधिकार क्या होते हैं? ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है, आप लोग बिल्कुल शुरुआत से क्लास कीजिए, तभी आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आएगा। पॉलिटी के क्वेश्चन को आपको रटना नहीं है, इसको आपको समझना है। और इससे पहले जो भी क्लास आपका छूटा हुआ है वो सब क्लास आपको बिहार पुलिस के बैच में मिल जाएगा। बैच को आपको कैसे ज्वाइन करना है, कैसे क्लास करना है, ठीक है, कैसे तैयारी करना है, इसके बारे में क्लास के लास्ट में आपको बताएंगे। अभी फ़िलहाल आप लोग व्हाट्सअप नंबर नोट कर लीजिए, इस पर मैसेज करके आप लोग बैच के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो आपातकाल के बारे में जो है आर्टिकल 352 में दिया गया है राष्ट्रीय आपात, 356 में दिया गया है राष्ट्रपति शासन, और 360 में दिया गया है वित्तीय आपात। 352 जो है राष्ट्रीय आपात, ये भारत में अब तक 3 बार लागू हो चुका है। कब कब? तो 1962 में पहली बार लगा था, 1971 में दूसरी बार लगा था, और 1975 में तीसरी बार लगा था। 1975 में जो लगा था ये भारत में अशांति के आधार पर लगा था। ठीक है, आंतरिक अशांति के आधार पर 1975 में क्या लगा था? राष्ट्रीय आपातकाल। तो 352 जो है ये 3 बार लग चुका है। 356 की बात करें, ये राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता है। अच्छा, सबसे अधिक राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा है? तो क्वेश्चन बनता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा आप लोग? सबसे अधिक राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा है? और आपातकाल की बात करें, इसके बारे में भाग नंबर 18 में बताया गया है। आपातकाल को जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पर आपातकाल में नागरिकों के जो मौलिक अधिकार है राष्ट्रपति कुछ समय के लिए क्या करता है? स्थगित कर देते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। ठीक है, मौलिक अधिकार जो है इसको कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता है, भले ही आपातकाल की स्थिति में कुछ समय के लिए ये निलंबित कर दिए जा सकते हैं। तो आंसर क्या होगा? स्थगित किए जाते हैं। लेकिन इसमें भी आर्टिकल 20 और जो 21 है
इसको छोड़कर आपातकाल की स्थिति में भी ये आर्टिकल आपका निलंबित नहीं होता है। तो हमने आपसे पूछा सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन कहाँ पर लगा था, तो याद रखिएगा मणिपुर और यूपी, यहाँ पर लगभग बराबर है। मणिपुर और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 356 लगा है राष्ट्रपति शासन। पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू हुआ था, तो पंजाब में। अच्छा, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था, तो 1968 में। ये सब क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? सही जवाब है वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। 11वां मौलिक कर्तव्य को 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत संविधान में जोड़ा गया था, ध्यान रखिएगा। अच्छा, 86वां संविधान संशोधन के तहत आर्टिकल 21A भी जोड़ा गया था, जो कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम से संबंधित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और मौलिक कर्तव्य की बात करें तो इसको संविधान के द्वारा संरक्षण प्राप्त नहीं है। जिस प्रकार मौलिक अधिकार को संविधान के द्वारा संरक्षण प्राप्त है, उस प्रकार मौलिक कर्तव्य को ये प्राप्त नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो वर्तमान में टोटल 6 मौलिक अधिकार है, पहले कितना था, 7। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है? तो अभी हमने आपको बताया शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है, यानी कि आर्टिकल 21A पूछा जा रहा है, 21 संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो अभी हमने आपको बताया था 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये तो आपका हो गया कि शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है इस संशोधन के द्वारा। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है वो संसद में कब पेश किया गया था, तो 2009 में। शिक्षा का अधिकार अधिनियम सभी के लिए है, और ये जो आपका है शिक्षा का मौलिक अधिकार, ये केवल 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए है। जबकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो कि 2009 में पेश किया, ये सब के लिए है। तो 2009 में पेश किया गया था, और शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है पूरे देश में 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। तो अगर आपसे पूछे राइट टू ई जो है, राइट टू एजुकेशन, ये कब से लागू हुआ था पूरे देश में, तो याद रखिएगा 1 अप्रैल 2010 से। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मत देने का उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया? तो ये किया गया 61वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था, तो 1989 में हुआ था। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे भारत के, राजीव गांधी। अच्छा, हमारा जो मत देने का अधिकार है किस आर्टिकल में इसके बारे में बताया गया है, तो आर्टिकल नंबर 326 में मत देने का अधिकार है। और मत देने का अधिकार क्या है, हमारा संवैधानिक अधिकार है, ध्यान रखिएगा। भारतीय लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपको और भी बताते हैं। अनुसूचित जाति जिसको बोलते हैं शेड्यूल कास्ट, SC, तो अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें हैं, ST के लिए कितनी सीटें हैं, सब आपको ध्यान रखना है। तो भारतीय लोकसभा में अनुसूचित जाति यानी SC के लिए जो है 84 सीटें हैं। कितनी हैं, 84 सीटें हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन गलत है, इसको सही कर लीजिए। कितनी सीटें हैं, तो 84 सीटें हैं। और ST के लिए रिजर्व जो है शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी कि अनुसूचित जनजाति, इसके लिए 47 सीटें हैं, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि SC और ST के लिए जो आरक्षण है, ये तो हमने आपको बता दिया, SC के लिए 84 है लोकसभा में, ST के लिए कितना है, 37 है। अच्छा, SC आयोग के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है, तो SC आयोग के बारे में आर्टिकल 338 में बताया गया है। और ST आयोग के बारे में आर्टिकल 338A में बताया गया है। ठीक है, आर्टिकल 338 में SC आयोग, आर्टिकल 338A में क्या बताया गया है, ST आयोग के बारे में बताया गया है। अच्छा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग पूछे, ये सब लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इसके बारे में आर्टिकल नंबर 338B में बताया गया है, ध्यान रखिएगा।
भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए किस आयोग का गठन किया गया है? तो ये है निर्वाचन आयोग। ठीक है, निर्वाचन आयोग के बारे में भाग 15 में बताया गया है और आर्टिकल नंबर 324 में। अच्छा, निर्वाचन आयोग की बात करें, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन। वर्तमान में कौन है? तो राजीव कुमार है। अच्छा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना है तो कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग की प्रक्रिया से। और दो जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं इसको कैसे हटाया जाता है? तो जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति को कह देगा तो राष्ट्रपति जो है अन्य दो जो निर्वाचन आयुक्त है इसको हटा सकते हैं, यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के कहने पर राष्ट्रपति के द्वारा अन्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, प्रारूप समिति में अध्यक्ष कौन था? प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? प्रारूप समिति में कौन कौन सदस्य था? तो आपको सब चीज़ याद रखना पड़ेगा। तो प्रारूप समिति का गठन जो हुआ था 29 अगस्त को हुआ था। ठीक है, 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसमें टोटल 7 सदस्य थे, जिसमें से अध्यक्ष कौन था? भीमराव अंबेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को छोड़कर बाकी जो 6 सदस्य थे आपको सभी का नाम याद होना बहुत ही जरूरी है। तो पहला सदस्य जो था वो था कृष्णा स्वामी अय्यर। दूसरा कौन था? दूसरा था गोपाल स्वामी अयंगर। तीसरा कौन था? तीसरा था के.एम. मुंशी। चौथा कौन था? चौथा था आपका मोहम्मद सादुल्ला। पांचवा था बी.एल. मित्र, लेकिन बी.एल. मित्र की मृत्यु हो जाती है तो उसके स्थान पर आता है एन. माधव राव। बी.एल. मित्र के स्थान पर कौन आता है? एन. माधव राव। और छठा लास्ट में कौन था? डी.पी. खेतान। इसके स्थान पर भी आता है टी.टी. कृष्णामाचारी। तो आपको नाम याद रखना है, कृष्णा स्वामी अय्यर, ठीक है, गोपाल स्वामी अयंगर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, उसके बाद एन. माधव राव और लास्ट में टी.टी. कृष्णामाचारी। ये सभी 6 जो है सभी का नाम याद रखना आपको बहुत ही जरूरी है। भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था? तो संविधान सभा ने किया था। ठीक है, और संविधान का जनक किसे माना जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को। अच्छा, संविधान सभा की बात करें, इसमें प्रारंभ में कुल कितने सदस्य थे? तो 389। लेकिन जब पाकिस्तान भारत से अलग हो गया, यानी भारत का विभाजन हुआ, उसके बाद संविधान सभा में 299 सदस्य रह गए थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। जो भी हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताएंगे उसको खासकर ध्यान देना है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान किया गया है? और ये व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बारे में इस पर आपको मैसेज करना है, आपको बैच के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाएगा। और इस क्लास का पीडीएफ जो है आंसर के साथ आपको इसी बैच में डेली दिया जाता है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 तक में आता है। 14 से 18 में क्या आता है? समानता का अधिकार, ठीक है, समानता का अधिकार। 19 से लेकर 22 तक में क्या आता है? स्वतंत्रता का अधिकार। 23 से 24 में क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। आगे देखिए, जीवन का अधिकार किस रीट के द्वारा प्रदान किया गया है? तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत में प्रदान किया गया है। इसमें होता क्या है, मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को पुलिस पकड़ती है तो पुलिस को उस व्यक्ति को 24 घंटा के अंदर जज के सामने प्रस्तुत करना पड़ता है। ठीक है, 24 घंटे की बात करें तो इसमें आने और जाने का समय इंक्लूड नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सर्वप्रथम संशोधन कब किया गया? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 1976 में किया गया था। ठीक है, जो कि 42वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, और संविधान में पहली बार संशोधन पूछे तो 1951 में हुआ था, जिसके तहत 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था, जो कि भूमि सुधार से संबंधित रखता है। भारतीय प्रजातंत्र क्या है? प्रत्यक्ष है या फिर अप्रत्यक्ष है या दोनों है? तो इसके बारे में कल आपका फुल डिस्कशन हो चुका है। भारतीय प्रजातंत्र अप्रत्यक्ष है,
यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। स्विट्जरलैंड में क्या है, तो यहाँ पर प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है, स्विट्जरलैंड में अगर कोई कानून बनता है तो उस कानून को जनता के द्वारा भी पास करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता है। भारत में कोई भी कानून बनता है तो जनता से इसका निर्णय नहीं लिया जाता है, ठीक है। जनता का मत इसमें नहीं लिया जाता है। चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है, तो चुनाव आयोग का उल्लेख मिलता है संविधान में, आर्टिकल नंबर किस में मिलता है, 324 में। तो जब इसका उल्लेख है तो ये क्या है, संवैधानिक संस्था है। आंसर हो जाएगा संवैधानिक। और भाग 15 में उल्लेख मिलता है आर्टिकल 324 में। निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त था। और सेशन के लास्ट में कमेंट करके अपना अपना स्कोर हमें जरूर बताना है। तो अभी हमने आपको बताया कौन था, बताइए। सुकुमार सेन ये प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। वर्तमान में कौन है, राजीव कुमार। भारत में कार्यपालिका प्रधान कौन है, तो कई बार बता चुके, आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति पद है, आर्टिकल 53 में है कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होगा, ये 53 में बताया गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति। लेकिन कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान पूछे तो ये प्रधानमंत्री होता है, यानी कि वास्तविक जो शक्तियाँ होती है प्रधानमंत्री में होती है। राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का होता है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कार्यपालिका प्रधान, तो आंसर क्या होगा, राष्ट्रपति। वास्तविक पूछे तब आपको आंसर करना है प्रधानमंत्री। निम्नलिखित में से कौन एक गणराज्य है, तो गणराज्य हो जाएगा यूएसए। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। जहाँ राष्ट्रपति का चुनाव होता है वहाँ क्या गणराज्य है, तो यूएसए में होता है, लेकिन यूके में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान है। अब राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगता है, महाभियोग में कौन कौन भाग लेता है, ये सब हम बता चुके हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, ये सब पूरा डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। इसलिए आपको बोलते हैं आप लोग शुरुआत से क्लास कीजिए। जो भी क्लास आपका छूटा है इस बैच को ज्वाइन कीजिए, सब क्लास आपको मिल जाएगा। उसमें आपको ज्योग्राफी मिलेगा, साइंस मिलेगा, अभी इसमें हिस्ट्री का स्टार्ट होना बाकी है, फिर आपका स्पेशल बिहार का भी स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 61। इसी के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है ये अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। अच्छा, महाभियोग जो लगता है राष्ट्रपति पर, तो राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना देना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन भी बनता है, ध्यान रखिएगा। और राष्ट्रपति के महाभियोग में संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है। संसद के सभी सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे वो मनोनीत हो, ठीक है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं राष्ट्रपति के महाभियोग में। और सभी सदस्य का अगर 2/3 बहुमत से वो प्रस्ताव पारित हो जाता है महाभियोग का, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लग जाता है। कितना, 2/3। भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है। 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। लोकसभा का प्रधान कौन होता है, तो लोकसभा का प्रधान स्पीकर होता है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि बताइए स्पीकर शपथ लेता है या फिर नहीं, तो हम बता चुके हैं स्पीकर का शपथ नहीं होता, क्योंकि स्पीकर जो है लोकसभा के ही सदस्य होते हैं और स्पीकर बनने से पहले, ठीक है, लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ ले चुके होते हैं। इसलिए स्पीकर जब बनता है तो शपथ नहीं होता है, तो याद रखिएगा नहीं। निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय सेवा नहीं है, इसके बारे में भी बहुत पहले बता चुके हैं। अखिल भारतीय सेवा के बारे में आर्टिकल नंबर 312 में बताया गया है। इसमें 3 पद आता है। पहला आता है IAS, ठीक है, IAS, इसका हिंदी मतलब होता है भारतीय प्रशासनिक सेवा। दूसरा आता है IPS, इंडियन पुलिस सर्विस, यानी भारतीय पुलिस सेवा। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा ये आएगा, भारतीय पुलिस सेवा ये भी आएगा। तीसरा आपका होता है IFS, यानी कि इंडियन फॉरेस्ट नहीं होगा, ऐप का मतलब यहाँ पर फॉरेस्ट नहीं करना है, सॉरी, ऐप का मतलब यहाँ पर फॉरेन नहीं समझना आपको,
ठीक है, आपका मतलब फॉरेस्ट होता है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो यहाँ पर देखिए भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS, भारतीय पुलिस सेवा IPS या भारतीय विदेश सेवा दिया, ये गलत है। भारतीय विदेश सेवा नहीं होगा, भारतीय वन सेवा होगा। तो सी वाला ये नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, UPSC के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है? तो 315वीं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक का प्रावधान है? तो धन विधेयक के बारे में आर्टिकल नंबर 110 में और वित्त विधेयक के बारे में आर्टिकल 117 में बताया गया है। और धन विधेयक को सबसे पहले कहाँ पर लाया जाता है? यानी कि लोकसभा में धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक पर राज्यसभा का कोई विशेष अधिकार नहीं होता है। राज्यसभा केवल 14 दिनों के लिए ही धन विधेयक को रोक सकता है। द्विसदनात्मक व्यवस्था किस शासन प्रणाली का एक आवश्यक तत्व है? तो इसका आंसर है संसदीय प्रणाली। और संसदीय प्रणाली कहाँ पर है? ब्रिटेन में है। कहाँ पर है? ब्रिटेन में। अध्यक्षात्मक प्रणाली कहाँ पर है? तो ये USA में है। यहाँ राष्ट्रपति ही सब कुछ होता है। ये अध्यक्षात्मक प्रणाली है अमेरिका में। तो चलिए साथियों, आज का पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब जिनको भी बिहार पुलिस 2025 बैच को ज्वाइन करना है, अभी आप लोग देखिए, आपको बता देते हैं कैसे ज्वाइन करना है, कैसे क्लास करना है। तो यहाँ पर देखिए, ये है आपका बिहार पुलिस 2025 के लिए बैच। तो आपको ज्वाइन कैसे करना है? तो सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाकर इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो इस पर मैसेज कीजिए, ठीक है। तो आपको कैसे परचेज करना है? तो जब आप लोग एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे तो इस प्रकार से इंटरफेस शो होगा। आपको ऑल कोर्स पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे इस प्रकार से इंटरफेस शो होगा। ऊपर में ये आपको बाय नाउ का ऑप्शन मिलेगा, बिहार पुलिस देखिए लिखा होगा। तो यहाँ पर बाय नाउ करके इस बैच को आप लोग ले सकते हैं। बैच में क्या क्या मिलेगा? डेली क्लास मिलेगा, डेली सब्जेक्ट वाइज क्लास मिलेगा, क्लास का PDF, क्लास का नोट्स आपको बूस्टर नोट्स में मिलेगा और इम्पॉर्टेंट आपको शॉर्ट नोट्स भी मिल जाएगा, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। पिछले 12-13 साल का क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। साथ में इसमें एक चीज़ और ऐड किए हैं, स्पेशल बिहार का भी आपको नोट्स इसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग देर मत कीजिए, फटाफट से आप लोग जाकर इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं।